प्रिय छात्रों, हमने कल और प्रीवियस लेक्चर्स में रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड का मैकेनिज्म और एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था और पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास किया था। मुझे पूरा विश्वास है उस एग्जांपल से आप लोगों ने ठीक भली भांति मेथड समझ लिया होगा। फिर भी हम आगे और क्वेश्चंस ले रहे हैं, प्रॉब्लम ले रहे हैं जिनमें आप आराम से इस पूरे मेथड को समझ सकते हो। उसी क्रम में अपन लोग आज एक नया एग्जाम्पल या प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या है ये? सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। प्रतिबंध क्या है? कंस्ट्रेंट्स क्या है? 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 3, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल 2। नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स x1, x2, x3 पॉजिटिव। क्लियर है? अब आप देखिए, ये हमारी जो प्रॉब्लम है मानक फॉर्म फर्स्ट की है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट z मैक्सिमम में है। क्लियर है? और यहाँ हमें केवल सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे जिनको अपन यहाँ भी शो करते हैं। उससे से हमें क्या मिल जाएगा? इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसीलिए कहलाती है ये मानक फॉर्म फर्स्ट। जिन प्रॉब्लम में मात्र सेलेक्ट सरप्लस वेरिएबल काम में लेने पर ही इकाई मैट्रिक्स मिल जाती है वो कहलाती है मानक फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, अपन अब इस मानक फॉर्म फर्स्ट को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन: द गिवन LPP इन मैक्सिमम फॉर्म, आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम फॉर्म में है, एंड मानक फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। द गिवन LPP इन रिवाइज्ड सिंपलेक्स फॉर्म इज एज फॉलोज। हम करते क्या हैं? जो अपन ने सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं, क्लियर है, इनको इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए उनको अपन z में शो करते हैं। यहाँ पे z वाली जो इक्वेशन है उसको भी अपन प्रतिबंधों में शामिल करते हैं। ये इसका स्टेप फर्स्ट है। ये सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करने के पश्चात, z में इंट्रोड्यूस करने के पश्चात इसको अपन इन प्रतिबंधों के साथ शो करते हैं। ठीक है, जहाँ हमारे पास दो इक्वेशन थी, यहाँ पे 3 और 2 वाली, ये बन जाती है 3 इक्वेशन। इसमें z भी आता है। क्लियर है? आगे चलिए। इन मैट्रिक्स फॉर्म द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अपन फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा अपन ने, इस पूरे पार्ट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे अपन। देखिए आप, z वाला पार्ट है 1 0 0, ये आ गया 1 0 0। x1 वाला पार्ट है -1 3 2, -1 3 2। x2 वाला पार्ट है -1 2 1, -1 2 1। x3 वाला पार्ट है -3 1 2, -3 1 2। x4 वाला पार्ट 0 1 0, और लास्ट में x5 वाला 0 0 1 0 0 1। लास्ट में b क्या है? ये 0 3 2 0 3 2। क्लियर है? इनको अपन क्या कहते हैं? कॉलम वेक्टर्स। z के सापेक्ष क्या आ रहा है? ये इकाई मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो है E1, ये कहलाता है E1। ये अल्फा 1 1, ये कहाँ से आया? x1 का है ये कॉलम वेक्टर, ये x2 से आया है।
पूरा पार्ट, ये x3 से आया है पूरा पार्ट, और ये x4 से आया है पूरा पार्ट, ये x5 से आया है पूरा पार्ट। इन्हें कहते हैं अपन अल्फ़ा 11, अल्फ़ा 21, अल्फ़ा 31, अल्फ़ा 41, अल्फ़ा 51। ये हमारा सॉल्यूशन कहलाता है XB1, लास्ट में ये B1। इस तरह हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। बेस के लिए हमें इकाई मैट्रिक्स चाहिए। ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये आ गया, थर्ड पार्ट ये आ गया। इन तीनों से हमें क्या मिल जाएगा, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, B01, B11, B211। अर्थात जो हमारा इकाई मैट्रिक्स है कहाँ से मिलता है, वो B1 जो मिलता है B01, B11, B211। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहा है E1 से, E1 आ गया। ये आ रहा है अल्फ़ा 4 से, अल्फ़ा 4 आ गया। ये आ रहा है अल्फ़ा 5 से, अल्फ़ा 5 आ गया। तो क्या है ये इकाई 3 का, ये I3 रैंक का इकाई मैट्रिक्स है। क्लियर है। इकाई मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स भी क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स। ओके। इनिशियल BFS ये क्या होता है, ये B1 इनवर्स इंटू B1, ये वाला पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट है BFS का क्या होगा, ये B1 इनवर्स इंटू B1। जब आप इकाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे B1 से तो B1 ही आएगा। तो क्या हो गया, ये 0 3 2, है ना, 0 3 2। ठीक है, तो बेस क्या बन गया है आपका, ये Z X4 X5, और ये आपका XP1 बन गया फर्स्ट पार्ट। ये इन दोनों को काम में लेते हुए हम लोग फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, द फर्स्ट रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट पार्ट क्या होता है, वेरिएबल्स इन द बेसिस। जो अपन ने बेसिस बनाया था B1, उसके वेरिएबल्स स्पष्ट है, Z X4 X5। आप ध्यान दीजिए B1 पे, यही था Z X4 X5, क्योंकि यहाँ E1 था तो Z आ गया, अल्फ़ा 4 था X4 आ गया, अल्फ़ा 5 था X5 आ गया। और ये क्या है, इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है आपका इकाई मैट्रिक्स। क्लियर है। और ये अपना है XP1 0 3 2। मैंने बताया था आपको, ये दोनों जो कॉलम हैं ये हम बाद में ज्ञात करते हैं। इन दोनों कॉलम को अपन बाद में ज्ञात करते हैं। प्रत्येक टेबल यहीं तक होती है सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है आपका YK1। अब देखते हैं YK1 क्या आता है। ये है मिनिमम रेशो इस XB का और Y का, इन दोनों का रेशो है ये वाला। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपन आगे ज्ञात करते हैं। उससे पहले क्या होगा, हम लोग ज्ञात करते हैं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, इष्टतम का जांच। ठीक है, क्या होता है ये होता है ZJ माइनस CJ फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स, यानी कि ये वाली फर्स्ट रो ऑफ B1 इनवर्स। हर टेबल में ये अलग अलग होगा ये। ठीक है, इनटू अल्फा विच इज नॉट इन द बेसिस, जो बेस में नहीं है। ध्यान दीजिए आप, बेस में क्या क्या है, अल्फ़ा 4 है, अल्फ़ा 5 है, यानी कि अल्फ़ा 1 बेस में नहीं है, अल्फ़ा 2 बेस में नहीं है, अल्फ़ा 3 बेस में नहीं है। इनके रेस्पेक्ट हम ज्ञात करेंगे ZJ माइनस CJ। देखिए आप, फर्स्ट पंक्ति ले लिया अपन ने, ये 1 0 0। अब अल्फ़ा 1 नहीं है तो अपन ज्ञात करेंगे Z1 माइनस C1, ये अपना अल्फ़ा 1 है। ये अल्फ़ा 2 नहीं है, हम ज्ञात करेंगे Z2 माइनस C2, ये अल्फ़ा 2 है। ये ऐसे ये अल्फ़ा 3 हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये आ रहा है -1, -1, -3। इनमें कोई सा भी ले लीजिए आप जो आपको सूट करता हो। देखिए आप, सॉरी, यहाँ देखिए आप, ZJ - CJ नेगेटिव आ रहे हैं, तीनों पार्ट क्या हैं ये नेगेटिव। द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल कब होगा, जब ये पॉजिटिव होंगे। यहाँ देखिए आप, Z3 - 3 इक्वल टू -3 इज द मोस्ट नेगेटिव। थर्ड जो पार्ट है ये मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, K इक्वल टू 3 यानी कि α3 इज द इनकमिंग वेक्टर। किसमें, नेक्स्ट टेबल में। ये फर्स्ट टेबल है ये, ठीक है। हम जब सेकंड टेबल बनाएंगे ना, तो इनमें x4 x5 में किसी एक की जगह क्या आएगा, α3, और x3 विल एंटर द BFS। α3 कहाँ से आया था, x3 से। ठीक है, जो मोस्ट नेगेटिव वाला वेरिएबल होता है, ये पार्ट सॉल्यूशन वैल्यू होती है, सॉरी, उसके रिस्पेक्ट जो अल्फा होता है वो अंदर आता है बेस में। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, कॉलम वेक्टर ज्ञात करते हैं। ये वाला पार्ट है ना y(k1), तो ये 3 था पार्ट, ये तो क्या हो गया, ये y31, y31, y31। तो द कॉलम वेक्टर y31 करस्पॉन्डिंग α31 इज गिवन बाय B1 इनवर्स इंटू α31। मैंने बताया था ना आपको, ये बाद में ज्ञात करते हैं अपन लोग, जो अंदर आता है वेरिएबल वेक्टर उसके रिस्पेक्ट ये आता है। अगर ये होता 1 हम क्या करेंगे y11, ये होता 2 हम क्या करेंगे y21। कहाँ से आता है ये, इकाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस अल्फा से, तो क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा ये, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -3 1 2। ये आ गया -3 1 2। आगे चलिए, आउट गोइंग वेक्टर हमने बताया था लास्ट में। आउट गोइंग वेक्टर कौन सा होता है, मिनिमम रेशियो XB/YK। ठीक है, यानी कि 3/1 3/1 और 2/2 2/2। तो सेकंड वाला पार्ट क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये आउटगोइंग वेक्टर का सेकंड वेरिएबल r इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट क्या है इसका, बेस का B2। ठीक है, यानी कि B21 α1 इज द आउट गोइंग वेक्टर। और बताइए आगे, बताइए ये क्या हो गया, ये y32 तीसरी पंक्ति का सेकंड वेरिएबल, ओ एलिमेंट क्या है ये, ठीक है, कॉलम वेक्टर हो गया ना, ये इक्वल टू 2 है, ये इज द की एलिमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, की एलिमेंट। ये बेटा ये आ गया, ये बेटा ये आ गया। मिनिमम पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर, और ये बन गया हमारा की एलिमेंट। बस अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, फर्स्ट की तरह है, इस की एलिमेंट का अपन भाग देंगे इस पूरी रो में, 0/2 0/2 1/2 2/2। ठीक है, फिर उस रो से अपन इन संगत एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इनमें घटा देंगे और नई टेबल मिल जाएगी अपने को। देखिए नई टेबल, ये आ गई सेकंड रिवाइज टेबल। ठीक है,
यहाँ पे की एलिमेंट 2 था, अपन ने क्या किया, 2 से डिवाइड किया पूरे पार्ट को, ये आ गया। अब इस रो से अपन ने प्रीवियस टेबल में से यहाँ जो संगत एलिमेंट था उससे मल्टीप्लाई करा, इसको घटाया इसमें। यहाँ पे जो एलिमेंट था उसको मल्टीप्लाई करा, इससे घटाया। फर्स्ट टेबल वाला काम पूरा पूरा, नई टेबल आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। अब केवल अपने को रिपीट करना है बारी बारी से। टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, फर्स्ट रो B1 इनवर्स, फर्स्ट रो क्या है ये 1 0 3/2, 1 0 3/2। जो बेस में है देखिए आप, 3 बेस में है, 4 बेस में है, इन्हें छोड़ के जो बेस में नहीं है उनसे मल्टीप्लाई करना है। 1 वाला पार्ट नहीं है Z1 - C1, 2 वाला नहीं है Z2 - C2, 5 वाला पार्ट नहीं है Z5 - C5। ये अल्फ़ा 5 है, अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है। मल्टीप्लाई कीजिए इनको आपस में, क्या आएगा ये -1 + 3 = 2 आ गया, -1 + 3/2 हाफ आ गया 3/2। क्लियर है? ऑल Zj - Cj आर पॉजिटिव, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। x1 = 0, x2 0, x3 1। कैसे देखिए आप, x3 की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ ध्यान दीजिए आप 1, ठीक है। x1 नहीं है 0, x2 नहीं है 0, और z की वैल्यू क्या आ गई 3, z की वैल्यू 3। ये हमको इसका सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।